हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचवीएस फैमिली। आज हम वीडियो लेक्चर की बजाय बोर्ड पे करेंगे, क्योंकि किसी कारणवश से हम आज वीडियो लेक्चर नहीं दे सकते। तो अपना जो भी काम होगा आज बोर्ड के ऊपर ही होगा और इसी तरह से हम करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। ये हम टर्म जो है पहले सीख भी चुके हैं कि हमने जो बेसिक लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था, उसके अंदर हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम इंड्यूस कैसे करते हैं चार्ज को। तो वही चीज़ें हैं, हमें दोबारा से वही चीज़ें सीखनी है कि इंड्यूस चार्ज में क्या करेंगे हम। हमारे पास ये मान लीजिए कैपेसिटर, दो प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये। और आपने जैसा कि पहले देखा भी था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने ये सब चीज़ें सीखी थी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए ये प्लस क्यू है तो ये क्या होगा, माइनस क्यू डैश, और ये प्लस क्यू डैश, और ये माइनस क्यू, ठीक है। ये हमारा चार्ज आ गया इसके अंदर। तो अब हम जो सीखेंगे इसके अंदर सबसे अगली चीज़ कि हमें पता है, जब हमें पता है इसके अंदर कि जो चार्ज डेंसिटी होती है, जो चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। और वो होती क्या है? वो होती है हमारी Q बाय A। अगर हम प्लेट की बात करें तो प्लेट पे होगी Q बाय A। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज बाय एरिया, ठीक है। और इसके कारण इन प्लेट्स के बीच में एक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं E नोट। प्लेट्स के बीच में जो फील्ड डेवलप होता है इसे कहते हैं हम E नोट। और आपने जैसा कि पहले पढ़ा भी था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में भी एक फील्ड आता है, जिसे हम डिनोट करते हैं E डैश से, ठीक है। और इस फील्ड के कारण ही जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, वो मिनिमाइज होता है। तो ई नोट की अगर मैं बात करूं, तो ई नोट आपका होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। और प्लेट की अगर हम बात करें तो ई नोट इक्वल टू सिग्मा किसके इक्वल है? सिग्मा आपका Q बाय A के इक्वल है। तो Q बाय एप्सिलॉन नोट A, Q बाय एप्सिलॉन नोट A आ जाएगा आपका यहाँ से। और दूसरी तरफ अगर मैं निकालूँ E डैश क्या होगा आपका? E डैश होगा आपका सिग्मा डैश बाय A। मैं यहाँ से बता दूँ आपको कि सिग्मा डैश जो होगा वो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी? जो हमारी डाइलेक्ट्रिक पर चार्ज आ रहा है उसकी फील्ड इंटेंसिटी होगी, सरफेस फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे? Q डैश सॉरी, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट है, Q डैश अपॉन में A इंटू एप्सिलॉन नोट। ये आ गया आपका, ठीक है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई है, E डैश की वैल्यू आ गई और E की वैल्यू आ गई। अगर बात करें अब किसकी? E नेट की अगर मैं बात करूं तो E नेट क्या होगा? E माइनस E डैश होगा E नेट, ठीक है। तो E कितना है? E आपने अभी निकाला, कितना निकाला E आपने? E नोट अभी निकाला आपने, कितना? Q बाय एप्सिलॉन नोट A आपने निकाला है। तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका Q बाय एप्सिलॉन नोट A माइनस Q डैश बाय एप्सिलॉन नोट A। तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा कॉमन है उसे निकाल लेंगे बाहर। कॉमन क्या होगा हमारा? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो Q माइनस Q डैश अपॉन में A एप्सिलॉन नोट भी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली एलसीएम लेकर। E नेट की वैल्यू जो आ गई हमारी, E नेट की वैल्यू आ गई Q माइनस Q डैश
ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, इससे आगे हम करते हैं। चलिए आपको ये वैल्यू ध्यान रख, देखिए हमारी जो अब वैल्यू आई है वो कितनी आई है, जो वैल्यू आई है ई नेट की Q माइनस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हमारी जो है वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके अंदर, अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक फील्ड से है अंदर इंक्लूड इसके अंदर दोनों प्लेटों के बीच में, तो क्या ई की वैल्यू आपकी ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगी? ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्यों हमने इसको ये लिखा है के एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम इसे अगर इक्वेट करें, अगर इसे हम सही लिखें तो Q बाय ए के एप्सिलॉन नॉट होगा, Q बाय ए के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ से। और यही चीज़ इक्वल है ई नेट के भी, तो हम यहाँ से इनको इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने पे ए के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q माइनस Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो Q डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर देखें तो ए से ए कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो यहाँ से आएगा Q बाई के इक्वल टू Q माइनस Q डैश, ठीक है। और Q डैश की वैल्यू आएगी आपकी Q माइनस Q अपॉन में K। तो हम कह सकते हैं कि Q अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से, Q 1 माइनस 1 अपॉन K इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी Q डैश की। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो Q डैश जो होगा Q से स्मॉल होगा, Q डैश Q से स्मॉल होगा। तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन सोल्व होता है कि हमने जो Q डैश निकालना था वो हमने निकाल दिया, कि जितना चार्ज इंड्यूस हुआ डाइलेक्ट्रिक के पे वो हमारा चार्ज आ गया है कितना, Q ब्रैकेट में 1 माइनस K। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अगर जो आपने डाइलेक्ट्रिक लिया है वो एक मेटल है, तो मेटल के केस में K हमेशा इन्फिनिटी रहता है, K मेटल के केस में हमेशा इन्फिनिटी रहता है और Q इक्वल टू Q डैश हो जाएगा। अगर आप डाइलेक्ट्रिक एक मेटल लेते हो तो उस केस में जो Q होगा आपका वो Q डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो इंड्यूस चार्ज होगा वो जो आपने पहले प्लेट को चार्ज दिया है उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारा इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। अब इसके बाद जो आता है हमारा टॉपिक वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमें समझना है। अब सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ये देखना होगा कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा उसके कारण जो उसका कैपेसिटेंस है वो कितना इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने माननी है कि दो पैरेलल प्लेट मान ली हमने जिनके बीच की दूरी d है, उन पैरेलल प्लेट का एरिया, हर एक प्लेट का एरिया a है, ठीक है। और एक पे पॉजिटिव Q चार्ज है और एक पे आपका नेगेटिव Q चार्ज है, एक पे पॉजिटिव Q चार्ज, एक पे नेगेटिव Q चार्ज। तो अगर मैं बात करूं कि उन दोनों प्लेट के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो कितना होगा, वो होगा E नोट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ कि Q बाय एप्सिलॉन नोट A, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है। और इसको मैं लिख सकता हूँ चार्ज बाय एरिया, ठीक है, चार्ज बाय एरिया लिख सकते हैं हम। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो V नोट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V नोट है, तो E नोट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच में दूरी आ जाएगा। E नोट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में D आएगा।
ठीक है। और वी नोट की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, वी नोट की वैल्यू आ जाएगी आपकी ई नोट डी, यहाँ से ई नोट डी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये होगी आपकी इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो कंप्लीटली, अगर खुल कर लिखोगे आप तो इसे क्या लिखोगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक है, मैंने ई नोट की वैल्यू रख दी है यहाँ पर। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हम ये मान लेते हैं कि जो दो प्लेट थी उसके बीच में जो स्पेस था वो कम्प्लीटली हमने एक मीडियम से फिल कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो आपने मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा होगा कि मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक के कारण जो हम कर रहे थे कि के इक्वल टू कितना कम हो रहा था, जो कितने गुना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ रही थी। इस फॉर्मूले से अगर देखो आपको याद आया हो तो उस के कारण, मीडियम आने के कारण जो नेट आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ कम होगा। और वो कितना कम होगा ये निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ कि ई नोट इक्वल टू ई बाय ई नोट इक्वल टू ई इक्वल टू ई नोट बाय के, यहाँ से हम कर देंगे कि ई इक्वल टू ई नोट बाय के, इतना कम होगा। तो अगर हम बात करें कि ये किसके इक्वल, ई नोट की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो ई नोट की वैल्यू कितनी है, ई नोट की वैल्यू आपकी यहाँ से अगर देखें तो ई नोट की वैल्यू है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए टू के। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ई नोट की, जो हमने वैल्यू रखी है यहाँ पर वो वैल्यू हमने पुट कर दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो जबकि ई की वैल्यू अगर हम देखें, तो v बाई डी होगी कम्प्लीटली जो नेट है। ठीक है, v बाई डी होगी। यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालूँ तो v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी ई डी। ठीक है, और ई डी को अगर हम लिखना चाहें तो ई डी को हम लिख सकते हैं कि q बाय के एप्सिलॉन नॉट ए डी, हम लिख सकते हैं q बाय के एप्सिलॉन नॉट ए। जो नेट है हमारा यही तो है, यहाँ से देखो तो यही तो आ रहा है हमारा, जो ई आ रहा है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब सी की आपका q बाय वी, सी होता है q बाय वी। और अगर मैं v यहाँ से पुट करूँ, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है, लिख सकता हूँ के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, हाँ ये लिख सकता हूँ मैं, के एप्सिलॉन नॉट बाय डी मैं लिख सकता हूँ इसे। ध्यान से देखिए आप कि आपने यहाँ से v की वैल्यू निकाली है कितनी, क्यू डी के एप्सिलॉन नॉट ए। अगर मैं v की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, यहाँ पर v की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो आपके पास v की वैल्यू पुट करने के बाद यही कुछ बचेगा। और ये अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये सी नोट ही तो है, ये सी नोट ही तो है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि के सी नोट, सी इक्वल टू के सी नोट। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें, कम्प्लीटली दो प्लेटों को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरें, तो पहले जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था या पहले जो उसकी कैपेसिटी थी, उसके बाद पहले जो उसकी कैपेसिटी थी, जो इसकी पहले उसके भरने से पहले या उसको फील्ड को रखने से पहले जो उसकी कैपेसिटी थी, वो उससे कितनी गुना हो जाती है, के टाइम्स हो जाती है। मतलब क्या है कि सी इज सी नोट, कि सी ग्रेटर दैन सी नोट, कि पहले हमारी जो कैपेसिटी थी उससे अब जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, सी जो है हो गई वो कितनी ज़्यादा है, वो के टाइम्स ज़्यादा है। भाई सी अब कितनी है, के टाइम ज़्यादा ही तो है। पहले हमारी सी नोट थी, अब कितनी हो गई, अब के टाइम्स इंक्रीज़ हो गई, तो अब कितनी हो गई, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था, कैपेसिटी आपकी सी नोट थी, तो अब जो है आपका कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, के टाइम्स इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उतने ही जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने ही टाइम ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है।
तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। कल लास्ट क्लास और लगेगी, कल हम इसके सभी टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।